दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका कॉन्सेप्ट स्कूल यूट्यूब चैनल में। और मैं हूं विवेक और यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हम लोग जो हमारा एनसीईआरटी का जो सीरीज चल रहा है इसको आगे बढ़ाएंगे। और देखिए यहाँ पर जो हम लोग अभी ज्योग्राफी करने वाले हैं और इसमें चैप्टर्स जो होंगे वो 8-9 के ऑल चैप्टर्स होंगे एनसीईआरटी के, और क्लास 10 के चैप्टर्स 1-4 इसमें कवर होंगे। साथ ही अगर करंट अफेयर्स की बात करें तो 5 फरवरी से लेकर 11 फरवरी के बीच के जो करंट अफेयर्स होंगे वो आपको मिलेंगे। तो ये हमारा फुल टेस्ट नंबर 6 है। हमने पहले 5 सेट्स को डिस्कस कर लिया है, तो अगर आपने उनको नहीं देखा है तो उन वीडियोस को भी ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो जो हैं काफ़ी काम आने वाले हैं आपके विभिन्न एग्जाम्स में। तो देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर आ जाते हैं कि इसमें हम लोग को सही कथन का चयन करना है। तो देर न करते हुए हम लोग करते हैं स्टार्ट। तो देखिए 1889 में कहा जा रहा है कि स्वेज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच की दूरी जो है वो 7,000 किलोमीटर कम हो गई। तो इसमें से सही पहचानना है। तो अगर 1889 में स्वेज नहर जो खुली है और यहाँ पे कहा जा रहा है कि भारत और यूरोप के बीच 7,000 की दूरी जो है कम हो गई, तो यहाँ पे एक चीज़ गलत है, यानी ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है, क्योंकि 1889 में ना होके ये 1869 में हुआ था। यानी गांधी जी का जब जन्म हुआ था उसी साल में स्वेज नहर खुली थी। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, 7,000 किलोमीटर कम हो गया, ये चीज़ सही है। अगला है भारत का देशांतरीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर है। तो यहाँ पर ये जो है वो गलत हो जाता है, क्योंकि ये अक्षांशीय विस्तार है, ना कि देशांतरीय विस्तार। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ये अक्षांशीय विस्तार है। अगर यहाँ पे लिखते हैं तो नीचे वाला स्टेटमेंट मिट जाएगा, इसलिए ध्यान रखिएगा। अगला है भारत विश्व का 6ठा सबसे बड़ा देश है। तो ये भी आप जानते हैं कि भारत 6ठा नहीं है, 7वां सबसे बड़ा देश है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ से उपरोक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। अगला है असत्य कथन का चयन करना है। उज्बेकिस्तान की सीमा अरल सागर, जबकि तुर्कमेनिस्तान की सीमा कैस्पियन सागर से जुड़ी है, और इथोपिया की सीमा केन्या, सोमालिया, इरिट्रिया, जिबूती, युगांडा और दक्षिणी सूडान से जुड़ी है। तो यहाँ पे अगर सही गलत कथन की बात करें तो 2 नंबर जो है वो कथन गलत हो जाएगा। देखिए अरल सागर की बात करें तो अरल सागर इस तरह से है, और यहाँ पर आप देखेंगे तो कजाकिस्तान नज़र आएगा, और इधर आप देखेंगे तो उज्बेकिस्तान नज़र आएगा। तो इस तरह से ये अरल सागर बीच में आ जाता है। वही जब आप कैस्पियन सागर की बात करेंगे तो कैस्पियन सागर के ऊपर में यहाँ पे रसिया नज़र आएगा, रसिया के नीचे यहाँ पे आपको नज़र आएगा, इधर आपको अजरबैजान नज़र आएगा, अजरबैजान नीचे में आपको ईरान नज़र आएगा। ठीक है, ईरान, और यहाँ पे आपको तुर्कमेनिस्तान नज़र आएगा। ठीक है, तुर्कमेनिस्तान। तो इस तरह से ये कैस्पियन सागर से जो देश हैं वो सीमाएं साझा करते हैं। इसका एक ट्रिक भी है, अगर आप चाहें तो याद कर सकते हैं। तारीख इसका ट्रिक है। तारीख में के से यहाँ पर कजाकिस्तान होगा, और फिर टी से अगर बात करें तो यहाँ तुर्कमेनिस्तान हो गया, ए से अजरबैजान हो गया, आर से रसिया हो गया, आई से ईरान हो गया। आगे बढ़ जाते हैं, और आगे हमारे पास है सही युग्म को चुनना है। और इसमें सही युग्म क्या है, तो केवल 3 जो है वो सही युग्म है। यानी यनम जो है ये पुदुचेरी का हिस्सा है जो कि आंध्रा के तरफ पड़ता है, जबकि करिकाल जो है ये पड़ता है तमिलनाडु की तरफ, और माहे वाला जो हिस्सा है वो पड़ता है केरल की तरफ। यानी इस तरह से अगर मैप बनाएं तो यहाँ पे आपको मिलेगा माहे, ठीक है, यहाँ पे आपको मिलेगा करिकाल, ये तीनों पुदुचेरी का हिस्सा है। और फिर आप ऊपर आएंगे तो यहाँ पे मिलेगा यनम, जो कि आंध्र प्रदेश में हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कथनों पर विचार करके यहाँ पर भी गलत बताना है। तो हिमालय की चौड़ाई पूर्व से पश्चिम की ओर घटती है। तो देखिए हिमालय की चौड़ाई की अगर बात करें तो ये सही बात है कि पूर्व से पश्चिम की ओर जब आप बढ़ते हैं इस तरह से, सॉरी इधर से इधर, ईस्ट से वेस्ट की तरफ, तो ये जो चौड़ाई है वो घटती है। और महान हिमालय का क्रोड बेसाल्ट का बना हुआ है, तो ये भी स्टेटमेंट जो है गलत है। सॉरी यहाँ पर गलती की बात हो रही है, तो ये गलत है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि जो हिमालय है, हिमालय का जो क्रोड है वो बेसाल्ट से ना बन के किससे बना हुआ है, तो ग्रेनाइट से बना हुआ है। ठीक है, तो ये दूसरा स्टेटमेंट गलत है, और पहला भी गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि हिमालय की चौड़ाई यहाँ पर उल्टा दिया हुआ है, पूर्व से पश्चिम ना होके पश्चिम से पूरब। ठीक है, पश्चिम से पूरब जो मैं बना रहा था इधर, इस तरह से घटती चली जाती है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। अगला है निम्न हिमाचल और शिवालिक के बीच में स्थित लंबवत घाटी दून के नाम से जानी जाती है। तो पहला तो स्टेटमेंट जो है वो सही है कि निम्न हिमाचल और शिवालिक के बीच में आप देखेंगे कि जो लंबवत घाटी है दून है, उसी में देहरादून, पाटली दून, कोटली दून, इस तरह से कई दून उपस्थित हैं।
जबकि शिवालिक श्रृंखला की चौड़ाई बताया जा रहा है कि 10 से 50 किलोमीटर है और ऊंचाई 3700 मीटर से 4500 मीटर है। तो यहाँ पे ये गलत हो जाता है। देखिए चौड़ाई तो सही है कि 10 से 50 किलोमीटर है, लेकिन ऊंचाई काफ़ी कम है, यानी 900 से 1100 मीटर के आसपास ही आपको ऊंचाई देखने को मिलेगी। ठीक है, 1100। आगे बढ़ते हैं। कंचनजंगा और एवं अन्नपूर्णा शिखर की अवस्थिति भारत में है। ठीक है, ये स्टेटमेंट है। और अगला है कि गुरुला मंदाता शिखर नेपाल में, जबकि नंगा पर्वत शिखर भारत में अवस्थित है। तो आप जानते होंगे कि नंगा तो भारत में है, ठीक है, जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में, और गुरुला मंदाता जो है ये नेपाल में है। ये भी बात सही है। पहला इसलिए गलत है क्योंकि यहाँ पर जो कंचनजंगा है ये पूरी तरह से भारत में नहीं है। इसके अलावा अन्नपूर्णा जो है ये पूरी तरह से नेपाल में है। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि प्रायद्वीपीय खंड का भाग है, इनमें से कौन सा है जो प्रायद्वीपीय खंड का भाग है। तो याद रखिएगा कि पहला जो है कार्बी आंगलोंग पठार, जो कि आपको असम के क्षेत्र में मिलता है, वो भी इसी का भाग है। मेघालय का पठार भी प्रायद्वीपीय पठार का ही हिस्सा है। और इसके अलावा जो अरावली पर्वत श्रृंखला है उसको भी प्रायद्वीपीय पठार का ही हिस्सा माना जाता है। यानी मीजो श्रेणी यहाँ पर नहीं होगा, बाकी तीनों का तीनों प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। कथनों पर विचार करके यहाँ पे सही कथन पहचानना है। पूर्वी घाट का विस्तार जो है ये महानदी घाटी से दक्षिण में नीलगिरी तक हुआ है। ये पूर्वी घाट की बात हो रही है कि ऊपर में महानदी और नीचे में नीलगिरी तक इसका विस्तार है। और अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये सही नजर आएगा, क्योंकि उड़ीसा से शुरू होता है पूर्वी घाट और वो तमिलनाडु तक चलता है। पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की अपेक्षा कम ऊंचे हैं, तो ये गलत है। पश्चिमी घाट जो है वो ज़्यादा ऊंचे हैं, जबकि पूर्वी घाट क्या है, कम ऊंचा है। और पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर घटती है, तो ये भी गलत है कि जैसे जैसे देखिए इस तरह से अगर बनाएं तो पश्चिमी घाट में क्या है कि इस तरह से जैसे जैसे आप नीचे आएंगे ऊंचाई बढ़ती जाएगी, तभी आप देखेंगे कि जो यहाँ पे अन्नामलाई चोटी हो जाती है वो सबसे ऊंची चोटी हो जाती है। अगला है पूर्वांचल की पहाड़ियाँ अवसादी सैल और बलुआ पत्थरों से बनी है। तो क्या ये सही है? तो देखिए पूर्वांचल की जो पहाड़ियाँ हैं वो बलुआ पत्थर और जो अवसादी सैल की बात हो रही है इससे बनी हुई, क्या यहाँ पे, अच्छा सत्य कथन देखना है तो यहाँ पे बनी हुई है। ठीक है, तो पहला सही हो जाएगा कि पूर्वांचल की पहाड़ियाँ अवसादी सैल और बलुआ पत्थर से बनी हुई है। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखना है कि सही पूछा जा रहा है या गलत पूछा जा रहा है। और अगला है कि मध्य उच्च भूमि पूर्व में चौड़ी लेकिन पश्चिम में संकीर्ण है। तो ये यहाँ पर गलत हो जाएगा कि मध्य उच्च भूमि जो है ये पूर्व में चौड़ी लेकिन पश्चिम में संकीर्ण है, ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि अगर आप मध्य उच्च भूमि का बात करेंगे यानी दक्कन पठार का बात करेंगे तो नर्मदा नदी के अगर उत्तर में आप जाएंगे, उत्तर में, तो वहाँ पे आपको मालवा का पठार मिल जाएगा और उसे ही आपको मध्य उच्च भूमि के नाम से ज़्यादातर जाना जाता है। तो इसमें देखेंगे तो मध्य उच्च भूमि पश्चिम में आपको चौड़ी दिखेगी लेकिन पूर्व में संकीर्ण दिखेगी। तो यहाँ पे पश्चिम में क्या होगा, चौड़ाई इसका ज़्यादा दिखेगा और पूर्व में क्या हो जाएगा, ये संकीर्ण हो जाएगा। यानी उल्टा स्टेटमेंट यहाँ पे दिया हुआ है। तो याद रखिएगा मध्य उच्च भूमि यानी मालवा के बारे में यहाँ पर बातचीत हो रही है। अगला है अरावली की पहाड़ियाँ गुजरात से लेकर राजस्थान तक फैली हैं और अरावली की पहाड़ियाँ बहुत अधिक अपर्दित और खंडित हैं। तो देखिए अगर आप अरावली के बारे में पढ़े होंगे, यहाँ पे सही कथन चुनना है तो दूसरा तो आपको सही नजर आएगा, क्योंकि अरावली का कुछ भाग जैसे इस तरह से है, फिर बीच में यहाँ से ऐसे है, यानी ये भाग अपर्दित हो गया है, खंडित हो गया। अरावली की पहाड़ियाँ गुजरात से लेकर राजस्थान तक है, तो यहाँ पे यह स्टेटमेंट हो जाता है गलत, क्योंकि जब आप अरावली पहाड़ियों को देखेंगे तो ये दिल्ली तक पहुँचता है। ठीक है, केवल राजस्थान तक नहीं, इसका विस्तार दिल्ली तक है, यानी हरियाणा होते हुए दिल्ली तक पहुंचता है। तो दूसरा पहला गलत हो जाता है, दूसरा सही है। सिंधु नदी के संबंध में आपको बताना है। तो सिंधु नदी की अगर बात करें तो पहला स्टेटमेंट है कि सिंधु नदी के मैदान का ढाल बहुत तीव्र है। तो ये स्टेटमेंट जो है वो गलत हो जाता है। यहाँ पे सत्य कथन नहीं पहचानना है, तो पहला स्टेटमेंट गलत है। इसकी ढाल तीव्र नहीं है, इसका ढाल जो है वो काफ़ी स्लो है। इसके अलावा सिंधु द्रोणी का 2/3 से कुछ अधिक भाग भारत में स्थित है, तो ये भी गलत हो जाता है, क्योंकि ये चीज़ जो 2/3 से कुछ अधिक भाग बताया जा रहा है ये कहाँ पर है, ये पाकिस्तान में है। ठीक है, ये भारत में नहीं है। जबकि इसकी मैदानी भाग हमेशा से आप जानते होंगे कि ये तीव्र ढाल कभी भी नहीं होता है, यानी पर्वत में ही नदी तीव्र तरीके से बह सकती है, मैदान में जाते जाते वो स्लो हो जाती है। तो वही चीज़ यहाँ पर होगा। आगे बढ़ते हैं, यानी दोनों यहाँ पर गलत है। ठीक है, अगला है यमुना नदी हिमालय के यमुनोत्री हिमानी से निकलती है एवं गंगा के बाईं किनारे के समानांतर बहती है तथा इलाहाबाद में गंगा में मिल जाती है। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे सही कथन पहचानना है तो पहला स्टेटमेंट जो है वो गलत हो जाता है। ठीक है,
यमुना जो है गंगा के दाहिने किनारे, यहाँ पर लिखा हुआ है क्या, बाएं किनारे, तो यहाँ पे गलत हो जाएगा, यहाँ पे दाएं किनारे हो जाएगा। दाएं किनारे के समानांतर बहती है और इलाहाबाद में गंगा मिलती है, ये तो सभी को पता है। हुगली गंगा डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु है, क्या ये सही है, तो ये गलत हो जाता है। ठीक है, हुगली गंगा डेल्टा का, हुगली तो अलग से एक सहायक नदी है, ये गंगा डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु नहीं है। और अगला है कि महानदी डेल्टा के उत्तर में चिल्का झील अवस्थित है, तो ये यहाँ पर गलत हो जाता है, क्योंकि महानदी डेल्टा के दक्षिण में चिल्का झील जो है वो अवस्थित है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ये महानदी का यहाँ पर डेल्टा है, तो यहाँ पे चिल्का झील है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे कोई भी सही नहीं है, सारा गलत था। क्यों गलत था, तो यहाँ पे हमने बताया कि ये दाएं किनारे से बहती है, हुगली गंगा का डेल्टा का जो है सबसे उत्तरी बिंदु नहीं है, ये फरक्का वाला क्षेत्र जो है ये आ जाता है। और यहाँ पे महानदी डेल्टा के दक्षिण में आपको चिल्का झील दिखाई देगा। अगला है, अंतिम चरण में गंगा और ब्रह्मपुत्र समुद्र में विलीन होने से पहले पद्मा के नाम से जानी जाती है। तो आपको पता होगा यहाँ पे सही कथन चुनना है कि ये स्टेटमेंट जो है गलत हो जाता है, क्योंकि जब गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलते हैं तो उस समय इसका नाम पद्मा होता है, लेकिन जब ये आगे जाती है तो आगे इसमें एक और नदी आके मिलती है, मेघना नदी। ठीक है, और मेघना नदी इसको अंत में कहा जाता है, यानी मेघना नदी के नाम से ही ये बंगाल की खाड़ी में पानी गिराती है। अगला है, अंबाला नगर सिंधु तथा गंगा नदी तंत्रों के बीच जल विभाजक पर स्थित है, तो ये बिल्कुल सही है। इस तरह से जैसे सिंधु है, यहाँ से मान लीजिए कि गंगा है, तो यहाँ पे अंबाला शहर है, इस तरह से। तो अंबाला को दोनों नदी तंत्रों के बीच, मतलब नदी तंत्र में जो सहायक नदियां हैं वो भी आ जाती हैं, इस वजह से अंबाला जो है दोनों के बीच में कहीं ना कहीं नजर आता है, तो केवल 2 इसका सही आंसर है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को कर लीजिएगा लाइक। ठीक है, और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ये वीडियो शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि हर एग्जाम के लिए और हर किसी के लिए फ़ायदेमंद है। आगे बढ़ते हैं, गलत कथन का चयन करना है इसमें। तो पहला स्टेटमेंट है कि केनुला महानदी की सहायक नदी है, तो ये स्टेटमेंट पहला ही यहाँ पे गलत हो जाता है। दूसरा है, सिंधु नदी अटक में पर्वतीय क्षेत्र से बाहर निकलती है, तो ये बिल्कुल सही है, अटक में ये पर्वतीय क्षेत्र से बाहर निकलती है। कोयना कृष्णा की सहायक नदी है, तो ये भी सही है। और भारत में दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात कावेरी नदी बनाती है, तो आप जानते हैं कि ये भी सही उत्तर है, क्योंकि दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है, तो शिव समुद्रम। ठीक है, शिव समुद्रम को माना जाता है, तो ये यहाँ पर सही हो जाता है। पहला इसलिए गलत है क्योंकि जो केनुला नदी है ये किसकी सहायक नदी है, तो इसको ध्यान रखना है कि केनुला नदी जो है, ये जो कृष्णा नदी है, कृष्णा नदी जब आगे बढ़ती है तो इसमें कई नदियां आकर मिलती हैं, तो केनुला नदी इसकी सहायक नदी यहाँ पे नज़र आती है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, महानदी की ना होके यहाँ पे कृष्णा हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, आगे है, कोलार स्वर्ण क्षेत्र को विद्युत आपूर्ति मैटूर बांध से उत्पादित विद्युत से की जाती है। यानी कोलार जो गोल्डफील्ड है, केजीएफ है, वहाँ पर कह रहा है कि बिजली आपूर्ति मैटूर बांध में जो बिजली उत्पन्न होता है वहाँ से किया जाता है। इसके बाद आगे अगर बढ़ें तो इसमें कहा जा रहा है कि गोदावरी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है, तो आप इस चीज़ को जानते होंगे। यहाँ पे गलत कथन आपसे पूछा जा रहा है, तो पहला जो है वो गलत हो जाता है, क्योंकि जो केजीएफ है यहाँ पर मैटूर बांध से इसको बिजली नहीं मिलता है। यहाँ पर किससे मिलता है इसको बिजली, तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो यहाँ पे देखिए शिव समुद्रम जो जलप्रपात है, यहाँ से जो बिजली उत्पादित की जाती है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा, यहाँ से केजीएफ को बिजली मिलता है, न कि मैटूर बांध से। इसके अलावा गोदावरी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है, तो ये आप जानते होंगे सही है, जबकि दक्षिण की गंगा अगर पूछा जाता है तो वो कावेरी हो जाता है। अगला है, कावेरी ब्रह्मगिरी श्रृंखला से निकलती है और तमिलनाडु में कुडलूर के दक्षिण में बंगाल की खाड़ी में प्रवेश कर जाती है। यहाँ पर भी गलत ही पहचानना है, तो ब्राह्मणी और वैतरणी नदियाँ पश्चिम की ओर बहती हैं, तो ये तो आप जानते ही होंगे कि ये दूसरा जो है वही गलत है, क्योंकि ब्राह्मणी और वैतरणी नदियाँ पूरब की ओर बहती हैं, उड़ीसा में बहती हैं और जाके बंगाल की खाड़ी में पानी गिराती हैं। जबकि पहला स्टेटमेंट सही है कि कावेरी ब्रह्मगिरी से निकलती है और तमिलनाडु में कुडलूर के दक्षिण में बंगाल की खाड़ी में जाके मिल जाती है। अगला 17 नंबर में आ जाते हैं, इसमें सही कथन पहचानना है कि भवानी एवं काबिनी नदी कृष्णा की सहायक नदी है, तो ये आप जानते होंगे कि ये गलत है, ये जो है कावेरी की सहायक नदियाँ हैं।
ठीक है। और गोदावरी द्रोणी का 50% हिस्सा आंध्र प्रदेश में है, तो ये भी गलत हो जाता है। इसका 50% हिस्सा कहाँ पर है, तो ये है महाराष्ट्र में, ठीक है, महाराष्ट्र में, न कि आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट चलते हैं, कथनों पर विचार करके सही पहचानना है कि देश में नदी सफाई कार्यक्रम का शुभारंभ 95 में गंगा एक्शन प्लान के साथ हुआ था। तो पहला स्टेटमेंट जो है वो सही है, ठीक है, सॉरी, ये पहला स्टेटमेंट जो है वो गलत है, यहाँ पे 1985 हो जाएगा, ठीक है। कितने सत्य हैं, तो यहाँ पे ये गलत हो जाता है क्योंकि 85 है। अगला है जम्मू कश्मीर की वुलर झील का निर्माण भूगर्भीय क्रियाओं से हुआ है, तो इसके बारे में अगर आप जानते हो तो ये सही है। और वुलर झील भारत की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, तो ये आप जानते हैं गलत हो जाएगा, ये पहली सबसे मीठे पानी की झील है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कि एशिया में मानसूनी जलवायु मुख्यतः दक्षिण तथा दक्षिण पश्चिम में पाई जाती है। तो मानसूनी जलवायु यहाँ पे गलत कथन पहचानना है, तो पहला गलत हो जाएगा। एशिया में मानसूनी जो जलवायु है ये दक्षिण और दक्षिण पश्चिम में ऐसा नहीं है कि पाया जाता है। और अगला है कि तमिलनाडु के तट पर अधिकतम वर्षा जो है वो सितंबर महीने में होती है, तो ये गलत है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिसंबर महीने में ये वर्षा होती है। और जानते हैं कि भारत की जलवायु को भी मानसूनी जलवायु कहा जाता है। और एशिया में इस प्रकार की जलवायु आपको दक्षिण के अलावा दक्षिण पश्चिम में ना होकर दक्षिण पूर्व में मिलेगी, ठीक है। तो इसी वजह से ये दोनों स्टेटमेंट गलत हो जाता है। अगला है किसी भी क्षेत्र की जलवायु को नियंत्रित करने वाले कारक कौन से होते हैं। तो किसी भी क्षेत्र के जो जलवायु को नियंत्रित करने वाले कारक होते हैं उसमें अक्षांश इम्पॉर्टेंट है, इसके अलावा ऊंचाई भी इम्पॉर्टेंट है, जिसको तुंगता भी हम लोग कह देते हैं, वायु दाब काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, और महासागरीय धाराओं का भी रोल काफ़ी ज़्यादा होता है। तो इस तरह से हम लोग इसको 1, 3, 4, 5 जो हमारा होगा वो सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है कथनों पर विचार करके इसमें सही कथन पहचानना है। तो पहला है कि जब कोई व्यक्ति पृथ्वी की सतह से ऊंचाई की ओर जाता है तो वायुमंडल की सघनता कम हो जाती है और तापमान बढ़ जाता है। तो यहाँ पे सही कथन पहचानना है, तो ये तो हो जाएगा गलत, क्योंकि जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे वहाँ पे तापमान क्या होता है, वो घटता है, ना कि बढ़ता है। उसके बाद आगे बढ़ें तो किसी भी क्षेत्र का वायुदाब एवं पवन तंत्र उस स्थान के अक्षांश तक ऊंचाई पर निर्भर करता है, ठीक है। किसी भी क्षेत्र का जो वायुदाब होता है और पवन तंत्र होता है उस स्थान के अक्षांश का जो ऊंचाई है उस पर निर्भर करता है, तो ये सही है, क्योंकि जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं क्या होता है, वायुदाब जो है, प्रेशर जो है वो लगातार कम होते चला जाता है, तो ऊंचाई पर निर्भर तो करता ही है। अगला है कि कथनों पर विचार करके यहाँ पर भी सही कथन की पहचान करनी है। तो इसमें पहला है भारत के तटीय क्षेत्र की अधिकतम ऊंचाई लगभग 300 मीटर है। तो तटीय क्षेत्र की अगर आप अधिकतम ऊंचाई की बात करें तो 300 मीटर ये नहीं है, ये कितना मीटर है, तो ये 30 मीटर है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि तटीय क्षेत्रों की ऊंचाई इतनी ज़्यादा नहीं हो सकती है। इसके अलावा विश्व के अधिकतर मरुस्थल उपोष्ण कटिबंधीय भागों में स्थित महाद्वीप के पूर्वी किनारों पर स्थित होते हैं। तो यहाँ पर ये बात, पहला वाला तो सही है, लेकिन दूसरा बात गलत हो जाता है, क्योंकि अधिकांश आप मरुस्थल देखेंगे तो पश्चिमी भाग में आपको नजर आएंगे। जैसे भारत में ही अगर आप थार को देखेंगे तो वो पश्चिमी क्षेत्र में नजर आता है। उसी तरह से आप अगर साउथ अमेरिका में जाएंगे, अटाकामा, तो वो भी आपको पश्चिमी साइड में ही नजर आएगा। तो ज़्यादातर मरुस्थल जो होते हैं वो पश्चिमी साइड में ही नजर आते हैं। अगला है भारत दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनों वाले क्षेत्र में स्थित है और भारत के उत्तरी भाग में दिसंबर और जनवरी सबसे ठंडे महीने होते हैं। तो देखिए, अगर यहाँ पे सही कथन की बात करें तो दूसरा तो आपको सही नजर आएगा कि उत्तरी भाग में दिसंबर और जनवरी तो ठंडा महीना होता ही होता है, लेकिन पहला गलत हो जाएगा कि दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनों वाले क्षेत्र में भारत स्थित है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि भारत जो है उत्तर पूर्वी, यहाँ पे दक्षिण ना होकर उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवन यहाँ पर दिखाई देगी, ठीक है, क्योंकि भारत जो है आप देखेंगे कि इस तरह से अगर 0 डिग्री के ऊपर देखें तो ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, तो ये उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों वाले क्षेत्र में पड़ता है। अगला यहाँ पे गलत पहचानना है कि शीत ऋतु में देश में उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें प्रवाहित होती हैं। तो शीत ऋतु में यहाँ पर बात हो रही है, तो असत्य कथन में बात कर रहे हैं हम लोग। तो पहला तो सही हो जाता है, शीत ऋतु में आपको उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें दिखाई देंगी और ये पवनें अधिकांशतः स्थानों पर समुद्र से स्थल की ओर बहती हैं। तो क्या ये सही है? तो आप जानते होंगे ये स्टेटमेंट हो जाता है गलत, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर उल्टा हो जाएगा कि ये स्थल से समुद्र की ओर, ठीक है, इधर से इधर, स्थल से समुद्र की ओर प्रवाहित होंगी, ना कि समुद्र से स्थल की ओर, ठीक है। तो इस चीज़ पर ध्यान रखिएगा। अगला है शीत ऋतु के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें और इसमें सत्य कथन का पहचान करना है। तो उत्तरी मैदान में पश्चिमी और उत्तर पश्चिम से चक्रवाती विक्षोभ का अंतर्वाह विशेष लक्षण है। यह कम दाब वाली प्रणाली अरब सागर में उत्पन्न होती है। तो ये चीज़ अगर आपने
थोड़ा सा डीपली पढ़ा होगा तो आप जानते होंगे कि पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि ये अरब सागर में उत्पन्न नहीं होता है। ये कहाँ से आता है? ये भूमध्य सागर से आता है। ठीक है, ये पश्चिमी विक्षोभ जो है ये भूमध्य सागर से उत्पन्न हुआ एक विक्षोभ है जो कि यहाँ पर आता है। बाकी कम दाब की प्रणाली है, ये बिल्कुल सही है। लो प्रेशर बेल्ट उत्पन्न होता है तभी वो यहाँ तक पहुँचता है। तो भूमध्य सागर एवं पश्चिमी एशिया में ये उत्पन्न होता है और पश्चिम पवनों के साथ ही भारत में प्रवेश करता है, जिसको हम लोग पछुआ पवनें कहते हैं। तो वो यहाँ पर लाती हैं और शीतकाल में यहाँ पर जो मैदान है वहाँ पर काफ़ी समय मतलब काफ़ी ज़्यादा वर्षा होती है। इसके अलावा शीतकाल में उत्तरी मैदानों में होने वाली वर्षा को स्थानीय तौर पर महावट कहते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है कि शीतकाल में जो उत्तरी मैदान में वर्षाएं होती हैं उसको हम लोग क्या कह देते हैं? महावट कह देते हैं। अगला है दक्षिण पश्चिम मानसून के प्रारंभ में पश्चिम घाट के वृष्टि छाया क्षेत्र में भारी वर्षा होती है। तो दक्षिण पश्चिम जो मानसून का प्रारंभ है उसमें अगर आप देखें तो यहाँ पे हम लोगों को सही कथन पहचानना है, तो आप समझ जाएंगे कि पश्चिम घाट के वृष्टि छाया क्षेत्र में तो वर्षा नहीं होगी। इधर मतलब उल्टे साइड, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे कोई पर्वत श्रृंखला है इस तरह से, तो इसके इस साइड वर्षा ज़्यादा होगी, इस साइड ना कि इस साइड। ठीक है, तो ये होता है वृष्टि छाया क्षेत्र, यानी जब पौने यहाँ पे आई तो ऊपर चढ़ के यहाँ पे ठंडा हुई और यहीं पे वो बारिश करा लेती है, इस साइड जाता ही नहीं है। तो पहला स्टेटमेंट तो गलत हो जाएगा। अगला है दक्षिण पश्चिम मानसून की अधिकतर वर्षा देश के मध्य भाग में होती है। तो ये सही है। तो ये स्टेटमेंट भी यहाँ पर गलत हो जाता है, क्योंकि इसका जो ज़्यादा वर्षा है वो पश्चिमी घाट वाले क्षेत्र में ही हो जाती है। ठीक है, वहीं पर भारी वर्षा हो जाती है, मध्य भाग तक कम ही वर्षा पहुंच पाता है। सितंबर के प्रारंभ में मानसून पवनें उत्तर के मैदान से हट जाती हैं, कि यह बात सही है? तो यहाँ पर यह हो जाता है गलत। ठीक है, सितंबर के प्रारंभ में मानसून पवनें जो है वो हट जाती हैं, ये गलत है। कि यहाँ पर अक्टूबर के प्रारंभ में ये हटना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, अक्टूबर के प्रारंभ में। तो यहाँ पे उपरोक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। क्या होगा सही, आप समझ गए होंगे। अगला है फल और बागान प्राकृतिक वनस्पति हैं और वनस्पति जगत शब्द का अर्थ किसी विशेष क्षेत्र में किसी समय में पौधों की उत्पत्ति से। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखा जाए कि कितने कथन गलत है, तो फल और बागान ये जो है प्राकृतिक वनस्पति हैं। ठीक है, क्या ये सही है? तो इस चीज़ को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो प्राकृतिक वनस्पति वो होता है जो मनुष्य की बिना सहायता के पैदा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो फसलें हैं वो प्राकृतिक नहीं हो सकती हैं, क्योंकि बागान जो है ये मनुष्य के द्वारा लगाया जाता है। ठीक है, और फलों का उत्पादन भी बहुत तरीके से मनुष्य के द्वारा किया जाता है, तो ये तो गलत हो जाएगा। अगला है वनस्पति जगत शब्द का अर्थ किसी विशेष क्षेत्र में किसी समय में पौधों की उत्पत्ति से है। तो ये बात तो सही है कि वनस्पति जगत में वही आता है, विशेष क्षेत्र में विशेष समय में पौधों की उत्पत्ति। इसके अलावा हमारे देश में 5 प्रकार की प्राकृतिक वनस्पतियां हैं। तो ये बात जो है वो सही हो जाता है कि हमारे देश में 5 प्रकार की वनस्पतियां जो है वो पाई जाती हैं, जैसे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, पर्णपाती वन, कटीले, पर्वतीय और मैंग्रोव। इस तरह से 5 प्रकार की वनस्पतियां यहाँ पर पाई जाती हैं। तो कौन सा असत्य है? तो केवल पहला असत्य हो जाएगा। अगला है कि निम्न विशेषता किस प्रकार के वनस्पति की है? यहाँ पर वृक्ष, झाड़ियाँ और लताएं उगती हैं। वनों में आबनूस के वृक्ष पाए जाते हैं। वनों में पक्षी, चमगादड़, कई रेंगने वाले जीव भी पाए जाते हैं। तो ये चीज़ किसकी विशेषता होगी? तो ये होगी उष्णकटिबंधीय वर्षा वन की। ठीक है, तो वहीं पर आपको वृक्ष, झाड़ियाँ, लताएं बहुत भारी मात्रा में मिलेंगी। अंडमान निकोबार क्षेत्र में आपको मिल जाएगा और वनों में आबनूस वगैरह मिलेगा यहाँ पर। इसके अलावा पक्षी, चमगादड़ ये सब पाए जाएंगे। अगला है अकासिया और यूफोरबिया उष्णकटिबंधीय वर्षा वन के वनस्पति के उदाहरण हैं। ठीक है, और नेक्स्ट है इसमें कि क्योड़ा और एगार के वृक्ष पर्वतीय वन के उदाहरण हैं। तो यहाँ पे हम लोग को सही कथन पहचानना है और ये दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हो जाते हैं, यानी ना तो एक ना ही दो। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि जो क्योड़ और एगार हैं ये पर्वतीय वन में नहीं मिलते हैं। ये कहाँ पर मिलते हैं? तो ये ज़्यादातर आपको तटीय इलाके में मिलेंगे। ठीक है, ये कहाँ मिलेंगे? तटीय इलाके में। जिस तरह से नारियल वगैरह मिलता है वहाँ पर आपको ये मिल जाएगा। इसके अलावा अकासिया और यूफोरबिया की बात अगर करें तो अकासिया और यूफोरबिया जो है ये मिलेगा आपको कटीले वन और झाड़ियों वाले क्षेत्र में। तो ये वर्षा वन में नहीं मिलेगा, ये कटीले वन में आपको मिलेगा, या झाड़ी वाला जो क्षेत्र है या अर्ध शुष्क क्षेत्र जिसको हम लोग बोलेंगे वहाँ पर अकासिया और यूफोरबिया मिलेगा। अगला हम लोग को देखिए औषधीय पादप है, इसको मिला लेना है, यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है हमेशा। तो देखिए अर्जुन जो है ये यूज होता है कान के दर्द के इलाज के लिए।
ठीक है। जबकि कचनार का यूज हम लोग कहाँ करते हैं, तो इसका करते हैं अल्सर के रोगों के इलाज के लिए, ठीक है। वही बबूल का यूज हमारा कहाँ होगा, तो आँख में अगर कोई फुंसी हो जाता है वहाँ पर, और सर्पगंधा ये ब्लड प्रेशर को जो है वो काफ़ी कंट्रोल करने में मदद करता है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। इसके अलावा तुलसी के बारे में आप जानते होंगे कि जुकाम और खांसी की दवा, नीम जानते होंगे कि एक एंटीबायोटिक के रूप में इसको हम लोग कहीं ना कहीं यूज करते हैं। तो इस तरह से इसको याद रखिएगा। अगला हम लोग चलते हैं कि जीवमंडल निचय की गणना विश्व के जीवमंडल निचय में नहीं की गई है। निम्न में से किन जीवमंडल निचय की गणना जो है विश्व के जीवमंडल निचय में नहीं की गई है, यानी बायोस्फीयर रिजर्व में वो शामिल नहीं है। तो आप जानते होंगे कि देश में 18 जो हमारे पास बायोस्फीयर रिजर्व हैं, तो उसमें से कौन सा नहीं है, तो इसको देखिएगा तो 2 नंबर आपको नहीं मिलेगा, इसके अलावा 4 नंबर नहीं मिलेगा और 5 नंबर नहीं मिलेगा। पंचमढ़ी है, पन्ना भी है और सिमलीपाल को भी शामिल किया गया है, जबकि मानस नहीं है, डिब्रू सखोवा नहीं है और दिहांग दिबांग भी नहीं है। तो एक बार आप बायोस्फीयर रिजर्व को 18 को जरूर देख लीजिएगा। अगला यहाँ पे गलत कथन पहचानना है। घड़ियाल मगरमच्छ की प्रजाति का एक ऐसा प्रतिनिधि है जो विश्व में केवल भारत में पाया जाता है। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? यहाँ पे हम लोगों को गलत पहचानना है, तो ये हो जाता है सही, क्योंकि घड़ियाल जो है ये मगरमच्छ की प्रजाति है और आपको पता होगा कि जो हमारा चंबल वाला इलाका है वहाँ पर घड़ियाल काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा गंगा नदी में भी ये मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं कि भारल और कियांग उष्णकटिबंधीय कटीले वन और झाड़ियों में पाए जाने वाले जीव हैं। तो ये हो जाता है गलत, क्योंकि भारल और जो ये कियांग है ये आपको कहाँ मिलेंगे, तो ये मिलेंगे ठंडे प्रदेशों में, ठीक है। ये कहाँ मिलेंगे, कटीले वन में या झाड़ियों में नहीं मिलेंगे, ये ठंडे प्रदेश में मिलेंगे भारल और कियांग। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। अगला है यहाँ पे कथन कौन सा सत्य है, तो बाघ हिमालयी क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं। क्या ये सही है? तो यहाँ पे अगर बात करें कि बाघ क्या हिमालयी क्षेत्र में मिलेंगे, तो देखिए बाघों के बारे में अगर आप देखेंगे तो बाघ ज़्यादातर आपको गिर के क्षेत्र में मध्य प्रदेश, झारखंड के वन, पश्चिम बंगाल के सुंदरवन, यानी हिमालयी क्षेत्र में बाघ आपको दिखाई देंगे। जैसे उत्तराखंड में भी आप देखेंगे वहाँ भी बाघ आपको मिल जाएंगे। तो पहला तो सही हो जाएगा। जामुन के पके हुए फल से बना सिरका का प्रयोग वायुसारी और मूत्रवर्धक के रूप में किया जाता है। क्या ये सही है? तो देखिए जामुन का जो फल है ये सही बात है कि वायुसारी और मूत्रवर्धक, इसके अलावा पाचन शक्ति को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाता है, साथ ही में डायबिटीज़ के इलाज में काफ़ी यूज होता है जामुन का फल। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। पर्वतीय भाग में 2500 से 3000 मीटर की ऊंचाई के बीच ओक और चेस्टनट जैसे वृक्षों की प्रधानता है। तो यहाँ पे गलत हो जाएगा। 25 से 300 से 3000 के बीच में जाएंगे तो वहाँ पे वनस्पतियाँ मिलनी कम हो जाती है। तो ये 1000 से 2000 मीटर अब ऊपर जाएंगे तो ओक और चेस्टनट मिल जाएगा। अगला है 1000 से 2000 मीटर तक की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों को सही कथन पहचानना है, तो ये बिल्कुल सही है कि 1000 से 2000 आप ऊपर जाएंगे तो आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन मिलेंगे। वही 1500 से 3000 की ऊंचाई में जाएंगे तो आपको शंकुधारी वृक्ष मिलेंगे, ठीक है, शंकुधारी, जिसमें चीड़, देवदार ये सब आ जाता है, ठीक है, चीड़, देवदार ये सब यहाँ पर मिलेंगे। इसके अलावा 3600 मीटर की ऊंचाई पर जाएंगे तो आपको फिर अल्पाइन वनस्पतियाँ यहाँ पर दिखना शुरू हो जाएंगी, यानी यहाँ पर आपको ज़्यादातर सिल्वर फर, जूनिपर, पाइन, बर्च ये सब मिलेगा। और सबसे ऊपर जब आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको मिलता है लाइकेन, ठीक है, लाइकेन की संख्या वहाँ पे ज़्यादा आपको दिखाई देगी। और यहीं पर जो है गुज्जर और बकरवाल जैसे जो जनजातियाँ हैं, गुज्जर और बकरवाल, तो ये लोग क्या करते हैं, बकरी चराते हैं। तो इस चीज़ को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार आपको बताना है कि मार्च 2011 तक भारत की जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का 16.5% थी। तो आप जानते हैं कि यहाँ पे सही कथन पहचानना है, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे क्या थी, 17.5% के आसपास थी। अगला है कि उत्तर प्रदेश में देश की कुल जनसंख्या का 18% हिस्सा निवास करता है। तो ये बात हो जाता है गलत, क्योंकि यहाँ पर 18 ना होकर 16% हिस्सा निवास करता है। और अगला है सिक्किम की आबादी केवल 8 लाख, जबकि लक्षद्वीप में केवल 74,429 लोग रहते हैं। तो यहाँ पे सिक्किम की आबादी जो है वो 8 लाख ना होकर क्या हो जाएगी, 6 लाख हो जाएगी। और यहाँ पे 74 ना होकर क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा, यानी 64,429 लोग यहाँ पे रहते हैं। अब आइए आगे। असम एवं अधिकतर प्रायद्वीपीय राज्यों का जनसंख्या घनत्व बहुत अधिक है। तो असम और अधिकतर प्रायद्वीपीय राज्यों की यहाँ पर बात हो रही है और यहाँ पे हम लोग को असत्य कथन का पहचान करना है। तो पहला तो हो जाएगा गलत, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जनसंख्या घनत्व जो है वो कम है
उत्तरी जो राज्य हैं वहीं पर जनसंख्या घनत्व काफ़ी ज़्यादा है। पहले की जनसंख्या को बाद की जनसंख्या से घटाकर सापेक्ष वृद्धि को निकाला जाता है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी हो जाता है गलत, क्योंकि जब हमको निकालना होगा तो प्रत्येक वर्ष या दशक में जो बड़ी जनसंख्या है उसको कुल संख्या में वृद्धि का ये परिणाम होता है। यानी पहले की जनसंख्या को बाद की जनसंख्या से घटाकर इसको अगर प्राप्त करेंगे तो सापेक्ष ना होकर ये क्या हो जाएगा, निरपेक्ष हो जाएगा। ठीक है, ये निरपेक्ष वृद्धि को अगर आपको निकालना है तो पहले की जनसंख्या को बाद की जनसंख्या से घटाकर निकाल सकते हैं। अगला है जनसंख्या का परिवर्तन केवल जन्म और मृत्यु के आपसी संयोजन का ही प्रभाव है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे गलत कथन का पहचान करना है तो केवल एक यहाँ पर गलत हो जाएगा, पहला, क्योंकि जनसंख्या का परिवर्तन केवल जन्म मृत्यु के आपसी संयोजन का प्रभाव नहीं होता है, इसमें और भी चीज़ें आती हैं। कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? तो इसमें आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं विस्थापन भी आएगा। ठीक है, इसमें विस्थापन भी आ जाएगा। और अगला है कि भारत की जनसंख्या 1951 में 3610 लाख से बढ़कर 2011 में 12,100 लाख हो गई यहाँ पर। तो ये स्टेटमेंट आप देखेंगे कि सही है। ठीक है, कि इतना हो गई थी 3610 से यहाँ पे 12,100 हो गई थी। तो यहाँ पे जन्म और मृत्यु के अलावा प्रवास भी एक समस्या है जो कि जनसंख्या का परिवर्तन के लिए जिम्मेदार माना जाता है। अगला है निम्न कथनों पर विचार करना है। जब विशाल जनसंख्या में कम वार्षिक दर लगाया जाता है तब सापेक्ष वृद्धि बहुत कम होती है। तो सत्य कथन पहचानना है, पहला हो जाता है गलत। क्यों? क्योंकि जब विशाल जनसंख्या में कम वार्षिक दर आप लगाएंगे तो इसमें सापेक्ष वृद्धि दर जो होता है बहुत अधिक हो जाता है, न कि कम। इसके अलावा एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में जितने बच्चों का जन्म होता है उसे जन्म दर कहते हैं, तो ये भी गलत हो जाता है। ठीक है, एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में जीवित बच्चों का जो जन्म होता है, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं जन्म दर। तो एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में जितने जीवित बच्चों का जन्म होता है, जितने बच्चों नहीं, जितने जीवित, क्योंकि कई बच्चे मृत भी हो जाते हैं, तो जीवित बच्चों का जो जन्म होगा उसी को जन्म दर कहेंगे। तो ना तो एक ना ही दो हो जाएगा। केवल बांग्लादेश तथा जापान का जनसंख्या घनत्व तो भारत से अधिक है, क्या ये सही है? तो यहाँ पे असत्य कथन पहचानना है। तो पहला तो सही है कि बांग्लादेश और जापान का जो जनसंख्या घनत्व है वो हमसे ज़्यादा है। और 2011 में भारत का जनसंख्या घनत्व 383 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर था, जबकि अरुणाचल प्रदेश में 17 था। तो ये भी स्टेटमेंट सही है, जानते होंगे आप। अगला है उड़ीसा, गुजरात, राजस्थान प्रत्येक में भारत के कुल जनसंख्या का 5% आबादी निवास करती है। तो उड़ीसा, गुजरात और अगर राजस्थान को देखें तो यहाँ पे 5% निवास करती है, ये बात गलत हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है असम, झारखंड और पंजाब में भारत के कुल जनसंख्या का 3% आबादी निवास करती है। तो ये भी गलत हो जाता है, क्योंकि जब आप असम और झारखंड को देखेंगे तो असम में 3% है, झारखंड में भी 3% है, जबकि पंजाब में 2% है। ठीक है, पंजाब में 2% है। उसी तरह से उड़ीसा में जब आप जाएंगे तो यहाँ पे 3% दिखाई देगा। गुजरात में जब आप जाएंगे तो 5% जनसंख्या निवास करती हुई नजर आएगी, और राजस्थान में 6% जनसंख्या निवास करती है। इस प्रकार से ये दोनों गलत हो जाता है। अगला है भारत सरकार ने 1953 में एक व्यापक परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू किया था। तो अगर आपने सही से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि असत्य कथन में ये पहला ही असत्य है, क्योंकि ये 1952 में शुरू किया गया था। और अगला है राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 में शिशु मृत्यु दर को प्रति 1000 में 30 से कम करने का लक्ष्य जो है वो रखा गया था। तो ये बिल्कुल सही है कि 1000 में से 30 से कम रखने का इसको प्रयास किया गया था। अगला है सत्य कथन का पहचान करना है। आंतरिक प्रवास जनसंख्या के आकार में परिवर्तन लाता है, क्या ये सही है? तो आंतरिक प्रवास जो है ये गलत हो जाता है कि जनसंख्या के आकार में परिवर्तन नहीं लाता है। मतलब मान लीजिए कि एक राज्य से मतलब यहाँ पे एक जिला है, यहाँ पे दूसरा जिला है, एक ही राज्य के अंदर, तो यहाँ से यहाँ लोग जाता है, तो इसमें कोई आकार में परिवर्तन नहीं आएगा। आंतरिक प्रवास जनसंख्या के वितरण को प्रभावित नहीं करता है, तो ये बात भी गलत है कि वितरण को तो प्रभावित करेगा, क्योंकि यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र हो गया है, लेकिन यहाँ पर आकार में परिवर्तन को ये नहीं दिखाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अगला यहाँ पे करना है मिलान। अब चलते हैं आगे, देखते हैं सहायक नदी और मुख्य नदी, इसमें गलत मिलान आपको चुनना है। तो इसमें आप देखेंगे कि मूसी नदी, कावेरी नदी। तो मूसी नदी के बारे में अगर आप जानते हो तो ये जो हो जाता है कृष्णा नदी की सहायक नदी। ठीक है, तो यहाँ पे ये कृष्णा हो जाएगा, कावेरी ये नहीं होगा, कृष्णा हो जाएगा। तो पहला गलत हो जाता है। दूसरा है तुंगभद्रा नदी, कृष्णा नदी, तो ये सही है। और मंजरा नदी कह रहा है कावेरी नदी, तो आप जानते होंगे कि मंजरा जो है ये कावेरी नदी का ना होकर किसकी है, गोदावरी की है। ठीक है, तो ये हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं। गंगा के मैदान का विस्तार सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियों के बीच में है। क्या ये सही है स्टेटमेंट? तो अगर आप देखेंगे तो हमको असत्य कथन पहचानना है, तो ये हो जाता है गलत। ठीक है, अगला है ब्रह्मपुत्र का मैदान विशेषकर असम में स्थित है, तो ये आप जानते हैं कि सही है। और देखिए गंगा का विस्तार ब्रह्मपुत्र काफ़ी दूर हो जाती है और सिंधु ऊपर है, तो सिंधु तो आप एक तरह से सही मान सकते हैं। लेकिन अगर आप देखें तो यहाँ पे घग्गर और तीस्ता नदी के बीच में आपको ये गंगा का विस्तार जो है वो नजर आएगा। तो घग्गर और तीस्ता आप कह सकते हैं, क्योंकि तीस्ता कहाँ पर है? असम में है, और घग्गर जो है ये नेपाल के क्षेत्र से निकलती है, तो इसके बीच में गंगा इस तरह से बहती हुई चलती है। अगला है प्रायद्वीपीय पठार के संबंध में आपको बताना है सही कथन। ठीक है, तो इसमें से पहला है कि इसकी आकृति मेज के समान है। क्या ये सही है? तो ये बिल्कुल सही है कि प्रायद्वीपीय पठार जो है मेज की तरह ही है, इस तरह से उठा हुआ है। और अगला है कि यह गोंडवाना भूमि के टूटने अफवाह के कारण बना है। तो देखिए गोंडवाना भूमि के टूटने एवं अफवाह के कारण बना था, और यही कारण है कि ये प्राचीनतम भूभाग का हिस्सा भी है। तो ये सही है कि गोंडवाना क्रम की जो चट्टानें थी वही टूटी थी, और निर्माण नए क्रिस्टलीय अवसादी शैलों से हुआ है। तो ये बिल्कुल गलत है, ये नए न होकर ये पुराने जो क्रिस्टलीय अवसादी शैल हैं उससे हुआ है। तो तीसरा गलत है, बाकी दोनों सही हो जाता है। अगला प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना से है कि इसकी शुरुआत 2014 में हुई थी। तो क्या ये सही है? तो ये गलत हो जाता है, क्योंकि ये जो है 2014 में ना होकर 2015 में हुई थी। और अगला है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का उद्देश्य जो था वो 15 से 20 तक 10 करोड़ भारतीय युवाओं को प्रशिक्षित करना था। तो ये यहाँ पर गलत हो जाता है कि यहाँ पर क्या था? प्रशिक्षण था 16 से 20 तक था। ठीक है, 16 से 20 तक 10 करोड़ को प्रशिक्षित करना था। अगला है लैटिन शब्द एगर का अर्थ मृदा होता है। क्या ये सही है? तो देखिए लैटिन शब्द जो एगर होता है, एगर या एग्री, इसका अर्थ मृदा, और कल्चर जिसका अर्थ कृषि करने से हुआ। ठीक है, तो पहला नंबर यहाँ पे असत्य कथन पहचानना है, तो पहला तो सही हो जाता है कि एगर मृदा या फिर कृषि से आप रिलेट कर सकते हैं, इसी से एग्रीकल्चर बना है। दूसरा है विनिर्माण प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत आता है, तो ये जानते हैं हम गलत है, विनिर्माण द्वितीयक में आ जाता है। कृषि, पशुपालन ये सब प्राथमिक क्रियाओं का हिस्सा है। अगला है जैविक कृषि से तात्पर्य रासायनिक खादों के स्थान पर जैविक खाद और प्राकृतिक पीड़कनाशी का प्रयोग से है। तो अगर जैविक कृषि की बात करें तो आप जानते हैं कि ये इसमें रासायनिक खाद का यूज कम से कम होता है, जैविक खाद का यूज होता है, और प्राकृतिक पीड़कनाशियों का यूज होता है। स्थानांतरित कृषि गहन निर्वाह कृषि का उदाहरण है। तो ये दूसरा स्टेटमेंट जो है वो गलत है, कि ये गहन नहीं है, ये चलवासी पशुचारण है, यानी जो लोग एक जगह पर टिक के नहीं रहते वही इसका जो इस तरह का कृषि है वो करते हैं। सिंधु नदी प्रवाहित होती है, तो देखिए ये इजी क्वेश्चन है, आप जानते हैं लद्दाख से यहाँ पर प्रवाहित होगी। अगला है शिव समुद्रम जलप्रपात, तो ये भी आप जानते होंगे, इजी क्वेश्चन हो जाएगा। किस नदी पे है? कावेरी नदी पर है। वह वनस्पति जो मनुष्य के बिना हस्तक्षेप के स्वयं उगती है, उस वनस्पति को क्या कहेंगे? तो देखिए बिना हस्तक्षेप के उगेगी तो इसको कहेंगे अक्षत वनस्पति, जबकि अगर हस्तक्षेप से उगेगी तो उसको कहेंगे छत वनस्पति। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा कि अक्षत वनस्पति है। अगला है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के संबंध में आपको विचार करके सही कथन बताना। तो इसमें अगर बात करें कि सही कथन कौन सा है, तो देखिए वन कह रहा है उष्णकटिबंधीय सदाबहार कि यह वन पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल पर पाए जाते हैं। तो आप जानते हैं कि पश्चिमी घाट का जो पूर्वी ढाल है ये क्या हो जाएगा? ये वृक्षी छाया क्षेत्र में पाया जाता है, तो इस वजह से ये गलत हो जाएगा। यानी यहाँ पर ये अगर कहा जाए पश्चिमी तरफ, पश्चिमी ढाल में कहा जाए तो ये चीज़ सही हो जाएगा। और यह वन अरावली पर्वत श्रृंखला पर पाए जाते हैं, तो अरावली में तो बिल्कुल नहीं मिलेगा, अरावली राजस्थान के क्षेत्र में चला गया, वहाँ इतनी बारिश होती नहीं है कि सदाबहार वन मिले। और अगला है कि इसमें रोजवुड, महोगनी, सिनकोना, आबनूस ये सब वृक्ष मिलेंगे, तो ये बिल्कुल सही है कि महोगनी, रोजवुड, सिनकोना, आबनूस यहाँ पे मिलेंगे। और अगला है कि भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर इन्हीं वृक्षों का विस्तार है, तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि आप जानते हैं कि भारत में सदाबहार वन लिमिटेड क्षेत्रों में ही है, सभी जगह पर नहीं है। ज़्यादा हमारे पास शुष्क और अर्धशुष्क जो वनस्पतियाँ हैं, जो वृक्ष हैं, वही पाए जाते हैं। और कत्था बनाने के लिए उपयुक्त खैर वृक्ष एक प्रकार का शुष्क पर्णपाती वृक्ष है, तो ये यहाँ पर सही हो जाता है। यानी 3 और 5 सही है, बाकी गलत है। क्यों गलत है उस पर हमने डिस्कशन कर लिया है। तो वीडियो अगर पसंद आ रहा होगा तो एक बार लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। हिमालयी पर्वतीय क्षेत्र में नीचे से ऊपर की ओर जाने पर वनस्पति का सही क्रम क्या दिखेगा आपको? तो यहाँ पे आपको, जैसे ये हिमालय है तो इसमें हम लोग को नीचे से ऊपर की ओर जाना है, तो देखिए इसमें जब आप जाएंगे तो सबसे पहले आपको मिलेगा पर्णपाती वन, सबसे नीचे मिलेगा। उसके ऊपर चढ़ेंगे तो आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन मिलेगा। फिर क्या लाइकेन मिलेगा? तो ये बिल्कुल गलत है, लाइकेन आपको सबसे आखिरी में मिलेगा। तो कौन सा ऑप्शन में है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, तो पर्णपाती वन
फिर आपको आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन, फिर शीतोष्ण कटिबंधीय घास मिलेगा, फिर सबसे ऊपर लाइकेन मिलेगा। अगला है आर्द्र या नम पर्णपाती वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ 250 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? तो ये स्टेटमेंट हो जाता है, हम लोग को सही पहचानना है, गलत हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो वर्षा है वो 200 सेंटीमीटर के आसपास होती है, 100 से 200, ना कि 250, क्योंकि 250 में अगर जाएंगे हम तो सदाबहार में पहुँच जाएंगे। तो 100 से 200 के आसपास होती है आर्द्र या नम पर्णपाती में। बांस जो है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों की प्रमुख प्रजाति है। तो ये भी स्टेटमेंट हो जाता है गलत, क्योंकि ये जो बांस है ये आपको मिलेगा कहाँ पर? तो ये जो शुष्क पर्णपाती वन है वहाँ पर मिलेगा, ठीक है। तो उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती जो वन है वहाँ पर ये चीज़ मिल जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला है कि हाथी असम, कर्नाटक और केरल के उष्ण और आर्द्र वनों में पाए जाते हैं, ठीक है। तो सही कथन पहचानना है, तो ये तो बिल्कुल सही है। असम में भी हाथी मिलता है, कर्नाटक में सबसे ज़्यादा मिलता है, केरल में भी मिलता है। एक सींग वाले गैंडे पश्चिम बंगाल और असम के दलदली क्षेत्रों में पाए जाते हैं, ये भी स्टेटमेंट सही है। और जंगली गधे और ऊँट आप जानते हैं कच्छ के रण में और थार के मरुस्थल में मिलेंगे। तो तीनों ही स्टेटमेंट सही है। अगला है मनुष्य, वनस्पति जात और प्राणी जात किस प्रकार के संसाधन हैं? तो ये जो होते हैं इनको कहा जाता है जैव संसाधन, ठीक है। तो हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करती है, आप जानते हैं कि उसको हम लोग संसाधन कह देते हैं। और उत्पत्ति के आधार पर 2 टाइप से इसको बांटते हैं, जैव और अजैव। तो जैव ऐसे हैं जो कि जीवित हैं, यानी मनुष्य, वनस्पति और प्राणी ये सब जीवित आते हैं, तो इनको जैव में ले लीजिए। और अजैव वैसे हैं जो कि मृत हैं या फिर आप कह सकते हैं निर्जीव हैं, उनको आप अजैव में ले सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास 57 है, इसको करना है मिलान। तो देखिए संसाधनों के वर्गीकरण के आधार पर इसको मिलाना है। उत्पत्ति के आधार पर अगर हम देखें तो इसको बांटते हैं हम लोग जैव और अजैव में, ठीक है। समाप्यता के आधार पर देखें तो हम इसको बांटते हैं कैसे? तो इसको बांटते हैं नवीकरणीय और अनवीकरणीय। नवीकरणीय जो बार बार बन सकता है, अनवीकरणीय जो कि एक ही बार में यूज हुआ तो फिर वो दोबारा नहीं आएगा। स्वामित्व के आधार पर तो आप समझ ही रहे हैं कि क्या बांटेंगे हम लोग। तो ये कर देंगे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, और विकास के स्तर पर संभावी और संचित कोष, इस तरह से इसको बांटा जाता है। आगे चलते हैं कि रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी सम्मेलन 1992 हुआ था, 1992, और इसमें पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक आर्थिक विकास की समस्याओं का हल ढूंढने के लिए इसको किया गया था। क्या ये सही स्टेटमेंट है? तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि यहाँ पर पर्यावरण के लिए ही हुआ था। अगला है ब्रंटलैंड आयोग रिपोर्ट का संबंध कुपोषण से है, ये बिल्कुल गलत है। ये ब्रंटलैंड जो कमीशन बनाया गया था, इसका मेन जो लक्ष्य था वो ये था कि सतत विकास जो लक्ष्य हैं, यानी संसाधन जो हैं उनका सही तरीके से यूज हो। तो यहाँ पे सतत जो विकास है इससे रिलेटेड कहीं ना कहीं ये हो जाता है। अगला है मृदा के संबंध में आपको बताना है और गलत कथन यहाँ पर चूज करना है। तो पहला है कि खादर मृदा में बांगर मृदा की तुलना में ज़्यादा महीन कण पाए जाते हैं, क्या ये सही है? तो ये बिल्कुल सही है कि खादर मृदा में बांगर की तुलना में ज़्यादा महीन कण आपको मिल जाएंगे। दूसरा है कि काली मृदा को रेगूर कहते हैं, तो आप जानते हैं ये भी सही है। जल योजन होने पर लेटराइट मृदा पीली रंग में बदल जाती। तो जल योजन होने पर लाल पीली जो मिट्टी है ना वो बदलती है पीली रंग में, ना कि लेटराइट। तो जो लाल पीली मिट्टी है वो इसमें बदल जाती है। और जलोढ़ मृदा में फॉस्फोरस नहीं पाया जाता, ये बिल्कुल गलत है। जलोढ़ मृदा में फॉस्फोरस पाया जाता है। अगला, इस मृदा में ह्यूमस की मात्रा कम होती है। इस मृदा में कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में चाय और कॉफ़ी की कृषि की जाती है। तो ये किस मिट्टी के बारे में कहा जा रहा है? तो आप समझ सकते होंगे कि इन क्षेत्रों में लेटराइट मिट्टी ज़्यादा पाई जाती है और लेटराइट में ही चाय की कृषि और कॉफ़ी की कृषि ज़्यादा अच्छे से की जाती है। अब बढ़ते हैं आगे और इसमें कौन सा कथन असत्य है इस पर बात करते हैं। तो देखिए, बहता जल मृतिका युक्त मृदाओं को काटते हुए गहरी वाहिकाएं बनाता है जिसे चादर अपर्दन कहते हैं। तो क्या ये गलत है? तो ये बिल्कुल गलत हो जाता है, क्योंकि बहता हुआ जो जल है ये मृदा अपर्दन करता है, ठीक है। तो इसको हम लोग कहेंगे मृदा अपर्दन, चादर अपर्दन नहीं कहेंगे। अगला है, चादर अपर्दन क्या होता है? तो ये समझ जाइए कि जैसे ऊपरी जो मृदा है वो घुलकर अगर जल के साथ बह गई पूरी तरह से तो वो फिर चादर अपर्दन है। यहाँ पे है कि मृदाओं को काटते हुए गहरी वाहिकाएं बना रहा है, इस वजह से इसको चादर अपर्दन नहीं कहेंगे। यहाँ पर क्या कहेंगे इसको? तो इस तरह से अगर काटते हुए जा रहा है, वाहिकाएं बना रहा है और नालिकाएं बना रहा है, तो इसको हम लोग कहेंगे उत्खात भूमि, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? उत्खात भूमि। और अगला है कि जब ऊपरी मृदा घुलकर जल के साथ बह जाती है तो उस भूमि को और नालिकाएं न कह के क्या कहेंगे? चादर अपर्दन।
ऊपर की पूरी मृदा जो है वो बह गई है, तो ये चादर अपर्दन हो गया। अगला है भूमि जोतने योग्य होती है तो उसे उत्खाद भूमि, तो उत्खाद भूमि को आप जोत नहीं सकते, उबड़ खाबड़ भूमि जो है उसको आप जोत नहीं सकते। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण अतिचारण है, क्या ये सही है? तो ये जो है गलत है, अतिचारण ना होकर यहाँ पर क्या है, अति सिंचाई है। पंजाब में बहुत ज़्यादा सिंचाई होती है, इस वजह से यहाँ का भूमि जो है वो निम्नीकृत हो गया है। तो सभी 4 यहाँ पे गलत थे। सही सुमेलित यहाँ पर कौन सा है ये पहचानना है। तो अगर आप देखेंगे, पहला है आरक्षित वन, तो वन विभाग के अनुसार देश के कुल वन क्षेत्र का 1/3 हिस्सा आरक्षित है और वनों को और अधिक नष्ट होने से बचाने के लिए इनकी सुरक्षा की जाती है। तो ये जो है गलत हो जाता है। 1/3 ना होकर आधे से अधिक जो है वो आरक्षित वन है, आधे से अधिक। आरक्षित वन में कह रहा है देश के आधे से अधिक वन क्षेत्र रक्षित वन घोषित किए गए। जहाँ वन और वन्य प्राणियों के संरक्षण की बात है, रक्षित वनों का सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है। तो दूसरा जो है यहाँ पर गलत है, क्योंकि यहाँ पर 1/3 ना होके यहाँ पे एक आधा ना होके, कहने का मतलब 1/3 से ज़्यादा वन जो है वो इसमें आ जाता है और सुरक्षा सही में की जाती है। और अगला तीसरा जो स्टेटमेंट है वो यहाँ पे सही हो जाता है कि अवर्गीकृत वन है, इनमें सभी प्रकार के वन और बंजर भूमि आ जाता है जो सरकार, व्यक्तियों और समुदायों के स्वामित्व में होता है। तो ये अवर्गीकृत वन हो जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये सरकार, व्यक्तियों और समुदायों के स्वामित्व में होता है। अगला है छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा और संथाल जनजातियाँ इमली और आम के पेड़ की पूजा करते हैं, क्या ये सही है? तो ये हो जाता है गलत। ठीक है, क्योंकि संथाल जनजातियाँ जो है ये महुआ और कदम की पूजा ज़्यादा करता है। ठीक है, महुआ और कदम इनकी पूजा ज़्यादा होती है। और उड़ीसा और बिहार की जनजातियाँ शादी के दौरान महुआ और कदम के पेड़ की पूजा करते हैं, तो ये भी गलत है। ये लोग जो है शादी के दौरान आम और इमली की पूजा करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे उल्टा दिया होगा, आम और इमली की पूजा ये लोग शादी के दौरान करते हैं। अगला है कौन सा संरक्षण तरीका समुदायों को सीधी भागीदारी से नहीं हुआ है? तो यहाँ पे जो सीधी भागीदारी से नहीं हुआ है वो है वन्य जीव अभयारण्य का परिसीमन। संरक्षण का तरीका समुदायों की सीधी भागीदारी से नहीं हुआ है, ये सरकार के द्वारा इसको बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं आगे। अगला है प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में हुई, क्या ये सही है? तो आप जानते हैं कि ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और राष्ट्रीय उद्यान बाघ संरक्षण परियोजना के तहत दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान शामिल है, क्या ये सही है? तो ये जो है दाचीगाम जो है ये राष्ट्रीय उद्यान संरक्षण परियोजना के अंतर्गत शामिल नहीं है। ठीक है, यानी यहाँ पर ये जो हो जाता है वो गलत हो जाता है और पहला सही हो जाता है। यहाँ पर हम लोग को मिला देना है फटाफट, ये सही मिलान करना है। और ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और आता रहता है। तो देखिए, मध्य प्रदेश में जो हम लोग कृषि से संबंधित प्रचलित नाम है इसको बोलते हैं दहिया। ठीक है, और झारखंड में इसको क्या कहते हैं? तो झारखंड में कहते हैं कुरुआ। वही पश्चिमी घाट में इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसमें कहते हैं कुमारी। और हिमालयी क्षेत्र में इसको खिल कहते हैं। तो पश्चिमी घाट में याद रखिएगा इसको क्या कहते हैं? कुमारी कहते हैं। ये कई बार पूछा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला, निम्न कथनों पर विचार करके इसमें सही कथन पहचानना है कि रबी की फसलों को शीत ऋतु में बोया जाता है, क्या ये सही है? तो रबी की फसलों को शीत ऋतु में बोया जाता है, ये बिल्कुल सही है। खरीफ की फसलें मानसून के आगमन के साथ बोई जाती है, क्या ये सही है? तो ये भी सही है। चना एक खरीफ फसल है, क्या ये सही है? तो ये गलत हो जाता है। और जायद फसलें ग्रीष्म ऋतु में बोई जाती हैं, तो आप जानते हैं कि ये भी सही है। चना क्या है? तो चना खरीफ फसल में नहीं आता है, ये किस में आ जाता है? तो चना को हम लोग रबी फसल में रखते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट है, जब एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है तो उस कृषि प्रणाली को क्या कहते हैं? तो जब एक ही फसल को आप लंबे क्षेत्र में उगाएंगे तो उसको रोपण कृषि कहते हैं। ठीक है, रोपण कृषि जो होता है वो एक ही क्षेत्र में उगाया जाता है। इसके अलावा बगानी कृषि में वही चाय और कॉफ़ी वगैरह आ जाता है जो बगान के रूप में उगाया जाता है। और गहन जीविका कृषि में क्या आ जाता है? तो गहन जीविका कृषि में कोई ऐसा चीज़ आप उगा रहे हैं जो कि बड़े एरिया में उगा रहे हैं, तो उस चीज़ को यहाँ पे मतलब रोपण कृषि में ज़्यादातर वाणिज्यिक जो खेती है वो की जाती है, जबकि गहन जीविका में जैसे चावल गेहूँ ये सब उगाया जाता है। खाद्यान्न फसलों की यहाँ पर जो मात्रा है वो ज़्यादा रहती है। आगे बढ़ते हैं। मोटे अनाज के संबंध में आपको बताना है सही कथन। तो क्षेत्रफल और उत्पादन की दृष्टि से ज्वार देश की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल है, क्या ये सही है? तो ये यहाँ पर हो जाता है गलत। पहला स्टेटमेंट जो है वो गलत हो जाता है। और दूसरा है कि रागी शुष्क प्रदेशों की फसल है, तो ये आप जानते होंगे कि ये सही है। रागी बाजरा ये सब
शुष्क प्रदेशों में ही मिलते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें ज्वार की, तो देखिए ज्वार जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से ये तीसरी सबसे महत्वपूर्ण फसल होगी, ना कि दूसरी। ठीक है, तीसरी हो जाएगी, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत के पश्चिमी विक्षोभ में होने वाली वर्षा किन फसलों के अधिक उत्पादन में सहायक होती है? तो देखिए ये जो है ठंडे टाइम, मतलब ठंडे समय में, शीत ऋतु में होती है, तो इस वजह से ये रबी के फसल के लिए काफ़ी ज़्यादा लाभदायक होगी। अगला है, चावल की कृषि के लिए उच्चतम तापमान 25 से अधिक की आवश्यकता होती है, क्या ये सही है? तो ये स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है कि चावल के लिए आपको 25 डिग्री से ज़्यादा चाहिए, और गेहूं की कृषि के लिए आपको 50 से 70 सेंटीमीटर वर्षा चाहिए, ज़्यादा वर्षा इसको नहीं चाहिए। तो ये भी स्टेटमेंट कहीं ना कहीं वो सही हो जाता है। 50 से 70 या कहीं कहीं 75 भी लिखा रहता है, तो 75 तक इसके लिए चाहिए होता है। अगला है, गन्ने की फसल के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है, इसमें असत्य कथन पहचानना है। तो गन्ने के संबंध में अगर आ जाए तो पहला क्या है कि गन्ना एक उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय फसल है, क्या ये सही है? तो ये बिल्कुल सही है। और अगला है, ब्राज़ील गन्ने का विश्व में दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, तो ये यहाँ पर गलत हो जाता है, ये दूसरा ना होकर क्या है, पहला है। ठीक है, और गन्ना के लिए 21 डिग्री से 27 डिग्री के आसपास का तापमान जो है वो चाहिए होता है, और 75 से 100 सेंटीमीटर के आसपास यहाँ पर वर्षा चाहिए होता है। कॉफ़ी के संबंध में निम्न कथनों पर आपको विचार करना है, तो इस पर हम लोग थोड़ा सा चलते हैं। तो इसमें है कि भारत में अरेबिका किस्म की कॉफ़ी उगाई जाती है, जो आरंभ में यमन से लाई गई थी। तो ये स्टेटमेंट जो है वो सही है। ठीक है, कि भारत में जो अरेबिका किस्म की फसल है, ये कॉफ़ी है, वो आरंभ में यमन से ही लाई गई थी। और अगला है कि ब्राज़ील की कॉफ़ी अपनी गुणवत्ता के लिए विश्वविख्यात है, तो आप जानते होंगे कि ये गलत हो जाता है, ब्राज़ील की कॉफ़ी विश्वविख्यात नहीं है। इसके अलावा अगला है कि भारत में कॉफ़ी की कृषि की शुरुआत बाबा बुदान की पहाड़ियों से हुई थी, तो ये स्टेटमेंट सही हो जाता है। ठीक है, तो भारत की जो अरेबिका किस्म की कॉफ़ी है वही जो है गुणवत्ता के लिए प्रसिद्ध है, और वही विश्व विख्यात है, यानी अरेबिका हो जाएगा, ना कि ब्राज़ील। ठीक है, तो 1 और 3 यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला है, चाय की कृषि के संबंध में निम्न कथनों पर आपको करना है विचार और सही कथन बताना है। तो पहला है, चाय के पौधे के लिए उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु चाहिए, तो ये सही है कि उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय इसके लिए जलवायु चाहिए। अगला है, चाय की फसल के लिए ह्यूमस और जीवाश्म युक्त मृदा चाहिए, तो ये भी सही है, तो उसमें ह्यूमस और जीवाश्म होना चाहिए। और चाय की कृषि रोपण कृषि का उदाहरण है, तो ये आप जानते हैं कि चाय की जो खेती होती है वो रोपण कृषि का या बागवानी कृषि का ही उदाहरण माना जाता है, मतलब वाणिज्यिक खेती को हम लोग रोपण कृषि यहाँ पर करते हैं, तो चाय की खेती कहीं ना कहीं वो वाणिज्यिक कृषि के अंतर्गत ही आ जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है, रबड़ की फसल उष्ण एवं उपोष्ण क्षेत्र में उगाई जाती है। रबड़ की बात हो रही है, तो रबड़ का जो ये उगाने का क्षेत्र है, ये उष्ण और उपोष्ण, ये विशेष परिस्थितियों में उगाया जाता है, जबकि ज़्यादातर अगर देखें तो ये भूमध्य रेखीय क्षेत्र में उगाया जाता है। ठीक है, विशेष परिस्थिति में उष्ण और उपोष्ण क्षेत्रों में ये उगाया जाता है, तो कहीं ना कहीं ये पहला स्टेटमेंट तो सही हो जाता है, हम लोगों को गलत पहचानना है। रबड़ फसल के लिए 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा चाहिए, तो ये बिल्कुल गलत है, इसको 2 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा का वर्षा चाहिए होता है। और अगर नर्मदा बचाओ आंदोलन को रक्तहीन क्रांति की संज्ञा दी गई थी, तो ये स्टेटमेंट जो है वो गलत हो जाता है। नर्मदा बचाओ को ना कह के हम लोग भूदान आंदोलन को रक्तहीन क्रांति कहते हैं, जो कि विनोबा भावे के द्वारा चलाया गया था। तो इस तरह से ये नीचे वाले दोनों स्टेटमेंट गलत हो जाते हैं। खादिन और जोहड़ क्या है? तो देखिए, खादिन और जोहड़ जो है ये वर्षा जल संग्रहण की एक पद्धति है। ठीक है, और ये राजस्थान के क्षेत्र में आपको दिखाई देगा। ठीक है, बीकानेर वगैरह में। इसके अलावा वहाँ पर टैंक और टांका भी हुआ करता है, जो कि जल संरक्षण के लिए काफ़ी फेमस है, और एक फलोदी भी है, उसमें भी पानी का संग्रहण होता है। यहाँ पे हम लोगों को फटाफट मिला देना है। तो देखिए, नर्मदा में आपको मिलेगा ओंकारेश्वर बांध, ये नर्मदा में मिलेगा मध्य प्रदेश के क्षेत्र में। चंबल पर आपको मिलेगा राणा प्रताप सागर, और कृष्णा पर मिलेगा नागार्जुन, और कावेरी पर मिलेगा मेट्टूर बांध। नेक्स्ट, कृष्णा नदी जल विवाद किन राज्यों के बीच में है? तो कृष्णा नदी किन किन राज्यों से होकर बहती है, उसमें यह विवाद होगा। तो आप जानते हैं महाराष्ट्र से ये निकलती है, तो महाराष्ट्र तो होना ही है। इसके अलावा ये जब आगे बढ़ती है तो ये कर्नाटक, आंध्रा और तेलंगाना, इन क्षेत्रों से होकर बहती है। तो महाराष्ट्र, कर्नाटक और तेलंगाना हो जाएगा। तमिलनाडु इसमें नहीं आएगा। ठीक है, इसके अलावा केरल भी कभी नहीं आएगा। तो इस तरह से आप कट भी कर सकते हैं। पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्र में गुल और कुल, ये क्या है? देखिए, गुल और कुल जो क्या है कि ये इसको बोलते हैं वाहिकाएं, वाहिकाओं को कहते हैं। यानी पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्र में गुल और कुल इन्हीं चीज़ों को कहा जाता है। यानी नदी का धारा जो है वो लगातार बदलता है, और वहाँ से ये लोग क्या करते हैं कि जल को
दूसरे जगह पर लेकर जाते हैं। मान लीजिए नदी इस तरह से बह रही है, तो यहाँ से ये लोग इस तरह से एक धारा को लेकर गए सिंचाई वगैरह के लिए, तो इसी को कहते हैं गुल और कुल। ठीक है, और मतलब वर्षा जल का संचय भी आप कह सकते हैं एक तरह से, इसमें वर्षा जल का संचय भी ये लोग करते हैं। अगला है सलाल प्रोजेक्ट का संबंध किस नदी से है, तो आप जानते होंगे कि सलाल जो है ये चेनाब नदी से संबंधित है। तो यहाँ तक हमने ज्योग्राफी की बात की। अब हम लोग चलेंगे करंट के तरफ। वीडियो को कर लीजिएगा लाइक और चैनल को भी कर लीजिएगा सब्सक्राइब। तो आ जाते हैं करंट अफेयर्स में, फटाफट देखते हैं कि माध्यमिक स्तर पर विकलांगों के लिए समावेशी शिक्षा योजना के संदर्भ में आपको बताना है सही कथन कौन सा है। देखिए यहाँ पर सही कथन क्या है, विकलांग छात्रों को 8 साल की प्रारंभिक स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद 4 साल की माध्यमिक स्कूली शिक्षा इसमें प्रदान की जाएगी। तो स्टेटमेंट सही है। और अगला है कि यह योजना विकलांग व्यक्ति अधिनियम 1995 और राष्ट्रीय ट्रस्ट अधिनियम 99 के तहत परिभाषित एक या अधिक विकलांगता वाले सरकारी स्थानीय निकाय और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में माध्यमिक स्तर पर पढ़ने वाले सभी बच्चों को कवर करती है। तो ये सही है। और यह योजना विशेष रूप से विकलांग छात्रों के लिए विशेष शिक्षा कार्यक्रम प्रदान करती है। तो ये जो है वो गलत हो जाता है ये स्टेटमेंट। ठीक है, विशेष कोई भी शिक्षा इसमें प्रदान करने का नहीं है। इसमें है कि जो भी बच्चों को चाहिए, जो संसाधन चाहिए पढ़ने लिखने के लिए, वो सारी चीज़ें इसमें उपलब्ध कराई जाएंगी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा निकाय केंद्र सरकार से राज्यों को करों के हस्तांतरण की सिफारिश करने के लिए जिम्मेदार है। तो राज्यों को करों से हस्तांतरित करने के लिए जिम्मेदार जो है आप जानते हैं कि वित्त आयोग है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व फोटोन गैस के सिद्धांत के विकास से जुड़ा हुआ है। तो फोटोन से जुड़े हुए हैं सत्येंद्र नाथ बोस। ठीक है, फोटोन गैस के सिद्धांत से कौन जुड़े हुए हैं, सत्येंद्र नाथ बोस। और ये कहते हैं कि फोटोन गैस के सिद्धांत को आमतौर पर ये न्यू प्लैंक, आइंस्टीन और बोस द्वारा ही प्रस्तावित किया गया था। तो इसमें प्लैंक भी हैं, आइंस्टीन भी हैं और बोस भी हैं। ठीक है, और ये क्वांटम यांत्रिकी में, क्वांटम जो अभी चल रहा है यांत्रिकी, काफ़ी न्यूज़ में रहता है, तो वहाँ पर इससे काफ़ी हेल्प मिला था। अगला है सैटेलाइट आधारित टोल संग्रह प्रणाली के संदर्भ में आपको बताना है सही कथन कौन सा है। तो इसके बारे में अगर बात करें तो पहला है कि जीपीएस आधारित टोल संग्रह है, तो ये बिल्कुल सही है। और अगला है कि वाहनों को टोल भुगतान के लिए रुकने की आवश्यकता नहीं है, वो चलते चलते ही उस चीज़ को स्कैन कर लिया जाएगा, तो ये भी सही है। और जीपीएस आधारित टोल संग्रह प्रणाली में प्रत्येक वाहन को उपग्रह के समूह से जुड़ी एक ऑनबोर्ड यूनिट की आवश्यकता होगी, तो यह भी सही है। और वही फास्टैग यहाँ पर सिस्टम इस चीज़ को या मौजूदा रेडियो फ्रिक्वेंसी पहचान आधारित यानी जो फास्टैग है उसका ये जगह लेगा, यानी गाड़ियों को इसमें रुकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसको लेकर कौन आएगा, तो NHAI लेकर आएगा। ठीक है, नेशनल हाईवे जो अथॉरिटी ऑफ इंडिया है वो लेकर आएगा और ये सैटेलाइट आधारित होगा। ठीक है, पूरी तरह से जीपीएस पर काम करेगा। अगला है दिव्य कला मेला के बारे में कि दिव्य कला मेला 2024 कहाँ आयोजित किया गया है, तो याद रखिएगा ये होगा है अगरतला में। ठीक है, दिव्य कला मेला अगरतला में, और राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम के तहत इसको आयोजित किया जाता है। ठीक है, दिव्यांग से संबंधित है ये, दिव्यांगों के लिए शुरू होता है। आगे बढ़ते हैं। भारत में एशियाई विकास बैंक के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो याद रखिएगा कि जो नया निदेशक है वो कौन है, मियो ओका। ठीक है, ये भारत में ADB की निदेशक बनी है मियो ओका। ठीक है, इनका नाम आपको याद रखना है। और बाकी एशियाई विकास बैंक के बारे में आप जानते होंगे कि 1966 में इसका गठन हुआ था, और इसका अगर आप चाहें तो मुख्यालय कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगला है कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है हाल ही में, तो इनके द्वारा लॉन्च किया गया पोर्टल है सारथी पोर्टल। और ये पोर्टल करेगा क्या, तो ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत ये इसको लॉन्च किया गया। ठीक है, तो ये PM फसल बीमा जो योजना है उसके अंतर्गत ये लॉन्च किया गया है, और जो भी फसल बीमा से संबंधित शिकायतें हैं वो इस पोर्टल पर आप दर्ज कर सकते हैं। तो इस शिकायतों के लिए स्पेशली है। 7वां हिंद महासागर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया जाएगा, तो ये किया जा रहा है ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, 7वां जो हिंद महासागर है सम्मेलन ये ऑस्ट्रेलिया में आयोजित हो चुका है, और इसका थीम है स्थिर और टिकाऊ हिंद महासागर की ओर, और इसमें जयशंकर जी पार्टिसिपेट कर रहे होंगे। एक राष्ट्र एक चुनाव समिति के लिए एक अध्यक्ष बनाया गया था, किसको, तो रामनाथ कोविंद को बनाया गया था, और इन्होंने 1 नेशन 1 इलेक्शन पर जो है अपनी रिपोर्ट पेश की है, और जिसमें बताया है कि इसको एक समय के साथ लागू किया जा सकता है। अगला है MS स्वामीनाथन को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा, वे किस क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्ति थे, तो इस स्वामीनाथन के बारे में जानते हैं कि हरित क्रांति के पिता कहे जाते हैं, और ये कृषि से संबंधित हैं। 1925 में इनका तमिलनाडु में जन्म हुआ था। ठीक है, और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के ये हेड भी रहे हैं, यानी ICAR के ये हेड भी रहे हैं, और इसके अलावा हरित क्रांति के जनक भी माने जाते हैं PV नरसिंह राव के सरकार में। ठीक है, सॉरी, चौधरी चरण सिंह के साथ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
मतलब इनको भी सम्मानित किया जा रहा है। चौधरी चरण सिंह और पीवी नरसिम्हा राव के साथ इनको सम्मानित किया गया। अगला है परिसीमन अभ्यास सभी चुनावी निर्वाचन क्षेत्रों के बीच धन का समान वितरण करके लोकतंत्र में निष्पक्ष और प्रभावी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना है। इसमें सही पहचानना है। तो पहला तो हो जाएगा गलत, क्योंकि परिसीमन का मतलब धन का वितरण नहीं होता है, क्षेत्रों का वितरण होता है। ठीक है, क्षेत्रों के आधार पर सीटों का यहाँ पर निर्धारण होता है। और परिसीमन आयोग राज्य विधान परिषदों, राज्यसभा निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं को फिर से निर्धारित करने के लिए जिम्मेदार है। तो आप जानते होंगे कि यहाँ पे गलत हो जाएगा। ये राज्य विधान परिषद और राज्यसभा नहीं, लोकसभा और विधानसभा के लिए किया जाता है। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर पूर्व क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री विकास पहल यानी पीएम जो डिवाइन योजना है इसका प्राथमिक उद्देश्य है। तो देखिए, पीएम डिवाइन योजना बनाया गया है एनईआर में विकास संबंधी अंतरालों को दूर करना और बुनियादी ढांचे में सुधार करना। यानी जो नॉर्थ ईस्ट का रीजन है, उत्तर पूर्वी क्षेत्र है, वहाँ पर बुनियादी ढांचे का विकास किया जाएगा। उसी को लेकर इसको लाया गया है। जो भी चीज़ें हेल्थ से लेके रोड से लेके हर एक चीज़ वहाँ पर उपलब्ध कराया जाएगा। अगला कालाधन मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट के संदर्भ में है कि इस पर विचार करके सही कथन आपको बताना है। तो कालाधन अगर मल्टी मॉडल की बात करें तो इसका उद्देश्य भारत और बांग्लादेश के बीच माल परिवहन और समर्पित माल ढुलाई गलियारा के बारे में बात हो रही है। तो ये बिल्कुल गलत हो जाता है। ये म्यांमार के साथ इसको बनाया जा रहा है। भारत और म्यांमार के बीच एक गलियारा होगा। और अगला है कि इससे संकीर्ण सिलीगुड़ी गलियारे के माध्यम से माल परिवहन की आवश्यकता कम हो जाएगी। तो ये बिल्कुल सही है कि जो सिलीगुड़ी से हम लोग जाते हैं आज के डेट में, जो सिक्किम के यहाँ पर इस तरह से जो ये वाला जो कॉरिडोर है सिलीगुड़ी, तो इसका जो प्रभाव है वो कम हो जाएगा। हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट यहाँ से इस तरह से म्यांमार की तरफ एंटर कर जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और ये एक्ट ईस्ट नीति को मजबूत करेगा। तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। एक्ट ईस्ट नीति जो है ये भारत के ईस्ट वाले जितने भी कंट्री हैं उनसे संबंधों को सुधारने के लिए, मजबूत करने के लिए बनाया गया है। तो कहीं ना कहीं उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। अगला है कि यूरोपीय देश की तटरेखा भूमध्य सागर के साथ लगती है। तो स्पेन, फ्रांस, इटली और माल्टा यहाँ पर सही उत्तर रहेगा जिसकी सीमा। अगला है कि समाचारों में देखा गया थ्रिप्स परविस्पिनस, ये क्या है? तो ये एक प्रकार का कीट है। ठीक है, दक्षिण एशिया में इसको खोजा गया है। ये पहली बार फ्लोरिडा में दिखा था। तो ये एक प्रकार का कीट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। भारत में स्वच्छता कवरेज में महत्वपूर्ण सुधार देखा गया है। 2014 में ये 39% था, जो 2019 में 100% हो गया है। तो क्या ये सही है? तो ये बिल्कुल सही है कि 2019 में ये 100% हो चुका है। तो कथन सही है। कारण है कि स्वच्छ भारत मिशन का लक्ष्य 2019 तक सार्वभौमिक स्वच्छता कवरेज हासिल करना था। तो दोनों स्टेटमेंट सही दिखाई देता है। अगला है ब्लू इकोनॉमी के संदर्भ में ब्लू कार्बन शब्द का अर्थ क्या है? तो याद रखिएगा कि ब्लू कार्बन वैसा कार्बन होता है जो तटीय और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में संग्रहित कार्बन होता है। यानी समुद्रों के अंदर या फिर तटीय इलाकों में जो कार्बन होगा ना, जो जैसे मैंग्रोव में, समुद्री घासों में या नमक का जो दलदल है उस एरिया में जो कार्बन होगा उसको हम लोग कहते हैं ब्लू कार्बन। अगला है यूपीआई भुगतान प्रणाली शुरू की गई है किन 2 देशों में? तो ये शुरू की गई है श्रीलंका और मॉरिशस में। ठीक है, श्रीलंका और मॉरिशस में यूपीआई भुगतान प्रणाली की शुरुआत हाल ही में की गई है। और अगला है आईसीसी अंडर 19 विश्व कप 2024 का खिताब किस देश ने जीता? तो यहाँ पे अंडर 19 विश्व कप 2024 जीत लिया ऑस्ट्रेलिया। जिस तरह से ओडीआई वर्ल्ड कप भी इसी ने जीता है। स्वदेश दर्शन योजना की अगर बात करें तो भारत में थीम आधारित जो पर्यटन सर्किट है उसको विकसित करने के लिए इसको लाया गया। नाम से ही लग रहा है, स्वदेश दर्शन योजना है। और ये केंद्र सरकार की योजना है। 100% केंद्र द्वारा ये वित्त पोषित है, इसको याद रखिएगा। तो इस तरह से हमने महत्वपूर्ण 100 क्वेश्चंस को देखा, जिसमें 20 करंट अफेयर्स भी शामिल थे। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया होगा तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके भी आप बता सकते हैं कि इसके साथ साथ और कौन सी सीरीज़ को शुरू की जाए जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।